हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केबीएस पीआरटी के प्रैक्टिस सेट तो सीरीज का जो कि घटना चक्र बुक के द्वारा निकाला गया था और उसमें हम लोग जो है देख रहे थे। और अगर हम बात करें आज का वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट इसका हो चुका है और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके बाद एक सेकंड फर्स्ट जो लास्ट बचेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10, उसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो पीआरटी की बात करें तो 180 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं, तो उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पिछला वाला वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप लोग चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उसको सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग जनरल इंग्लिश का है और पैसेज से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो पैसेज से क्वेश्चन दिया गया है, पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि द एम ऑफ सफरगेट मूवमेंट वाज टू गेट फॉर वुमेन। ठीक है, इसमें मतलब कि नारी मताधिकार आंदोलन का लक्ष्य क्या था ये बताना है। ठीक है, जो मूवमेंट हुआ इस पैसेज के अनुसार बताना है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो था फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसका लक्ष्य था मतदान का अधिकार प्राप्त करना, तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, द सफरगेट मूवमेंट वाज मोस्ट एक्टिव इन द, यानी कि ये जो मूवमेंट था ये कब एक्टिव रहा, मतलब अधिकतर कब ये एक्टिव था। तो अगर हम बात करें नारी मताधिकार आंदोलन, जिसको हम सफरगेट मूवमेंट कहते हैं, ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो है सर्वाधिक सक्रिय रूप में जो ये एक्टिव रहा था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी। अब आपको जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये आपका आंसर निकल के इसका ए पार्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है द लीडर ऑफ द सफरगेट मूवमेंट वाज, जो लीडर थे वो कौन थे मूवमेंट के, यानी नारी मताधिकार आंदोलन के अग्रणी व नेता कौन थे। तो इसमें से अगर हम बात करें तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एमिलीन पैंक्रस्ट थी उनका नाम था, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ईयर वाज वेरी बैड फॉर सफरगेट्स। कौन सा साल जो है नारी मताधिकार आंदोलन के लिए जो है बहुत ख़राब था ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक निष्फल जो बैड सिद्ध हुआ वो था 1913 वाला मूवमेंट, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी वर्ष जो है डर्बी जो कि एक प्रकार का खेल है, उसके दौरान जो है एमिली डेविसन ने स्वयं के राजा के घोड़े के समक्ष पेश किया था, जिससे उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा 1913। डर्बी इज द नेम ऑफ, डर्बी किसका नाम था, ये नेम जो है डर्बी ये किसका नाम था ये बताना है। तो ये एक नाम जो था ये हॉर्स रेस यानी कि घोड़े का नाम था, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, जेन्युइन का विलोम बताना है। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा सबसे पहले ये जानिए। तो इसका अर्थ होता है जेन्युइन मीन्स वास्तविक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक होता है। अब इसके अगर हम बात करें इसका विलोम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम या फिर बनावटी या फिर कल्पित, इसको कह सकते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा, कल्पित। ठीक है, तो इसका कल्पित का इसमें देखिए किसका आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा स्पूरियस। ठीक है, स्पूरियस जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इसका अर्थ होता है कल्पित या फिर बनावटी या फिर जाली कह सकते हैं। तो जेन्युइन का जो है विलोम जो है डी पार्ट में लिखा हुआ है स्पूरियस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एंटोनिम बताना है। वॉलंटियर का हमें जो है एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो वॉलंटियर में होता है जो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हूँ। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्ट हो जाएगा। कॉन्स्क्रिप्ट मीन्स होता है जबरन भर्ती किया गया सैनिक, तो उसको हम कहेंगे कॉन्स्क्रिप्ट। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द सोलिसिटेड, यानी कि जो सोलिसिटेड लिखा हुआ इसका मीनिंग बताना है क्या होता है, इसका अर्थ बताना है क्या होता है। तो सोलिसिटेड मीन्स होता है रिक्वेस्टेड, यानी कि निवेदित या फिर प्रार्थनीय, उसको हिंदी में कह सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा एडवाइस रिक्वेस्टेड। ठीक है, एडवाइस रिक्वेस्टेड इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। इस शब्द का जो दिया गया है टिमोरस का पर्यायवाची बताना। ठीक है, टिमोरस का पर्यायवाची, टिमोरस मीन्स होता है डरपोक, टिमोरस मीन्स होता है डरपोक। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी कि इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका समानार्थी हो जाएगा टिमिड। ठीक है, टिमिड का भी अर्थ होता है कायर, डर या डरपोक। इनके अन्य अगर पर्यायवाची की बात करें तो फियरफुल भी होता है, फियरफुल ये इसका पर्यायवाची होता है। स्केरी भी इसका पर्यायवाची होता है, अन्य स्केरी, याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है पर्यायवाची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the verb form
इन द अंडरलाइन पैरा ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी कि ये जो अटेंड पे अंडरलाइन किया हो इसमें से कौन सा वर्ब फॉर्म है ये बताना है। शी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, इसमें जो अटेंड शब्द है ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें वर्ब फॉर्म में इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब हम गोइंग, अगर देखिए गोइंग का प्रयोग जब करते हैं तो एक फ्रेज के रूप में फ्यूचर का संकेत देने के लिए करते हैं। तो इसमें तीन जो है तत्वों का समावेश होता है। द वर्ब टू बी जो लिखा है टू बी, ये कंजुगेटेड टू मैच टू सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस गोइंग प्लस द इन्फिनिटिव ऑफ द मेन वर्ब। और इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्म होता है ये इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है, ठीक है। टू बी जो होता है ये सब्जेक्ट के साथ होता है और प्लस गोइंग लगता है, इसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आता है वर्ब का, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो वर्ब लगा है वो सॉरी टू अटेंड जो लगा हुआ है ये इन्फिनिटिव फॉर्म में लगा हुआ है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हिंदी से है। पहला क्वेश्चन है सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर किस प्रकार होते हैं, तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में नदी जो है किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक या फिर भाववाचक या फिर गुणवाचक। तो जो नदी शब्द है, नदी शब्द जो है इस वाक्य में अगर देखा जाए तो जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो अब जातिवाचक क्या होता है कि जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदी का प्रयोग है ये सभी नदियों के लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए राजा, बात, रानी, माता, इसमें से अगर देखा जाए तो राजा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होता है, मिठाई शब्द के बहुवचन होता है मिठाइयाँ। अब इसमें ए और सी दो पार्ट में मिठाइयाँ लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो छोटी ई जिसमें लगा होता है वो सही हो जाएगा, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी ई नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद यानी कि हम जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। तो हम जो शब्द होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सौर जो है किस शब्द का, सॉरी इसमें अगर हम देखें तो सौर शब्द दिया गया है, सौर किस मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है, ठीक है। सौर शब्द जो है वो विशेषण है, लेकिन इसका जो है कौन सा मूल शब्द है जिसके द्वारा ये बनता है, तो इसका मूल शब्द की बात करें सूर्य शब्द का जो है विशेषण होता है, बनता है सौर्य, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य एक क्या हो जाता है, सूर्य एक विशेष शब्द बन जाता है, विशेष शब्द बन जाता है और सौर्य इसका विशेषण हो जाता है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्रिया बताना यानी कि वर्ब बताना, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती, इसमें से वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा शब्द है ये बताना है। तो क्रिया जो होता है वो शब्द का अगर हम बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा बनाती है, ठीक है। बनाती है शब्द क्या है, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा शब्द का तत्सम बताना है, तत्सम रूप क्या होता है गधा शब्द का, गधा शब्द का तत्सम होता है गर्दभ, जो कि बी पार्ट में दिया गया, ठीक है, गर्दभ। और इसी तरह अगर हम चोर शब्द की बात करेंगे तो चोर का होता है चौर, ठीक है। चौर क्या होता है, तत्सम होता है, चौर शब्द का तत्सम चौर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होता है, ज्येष्ठ का तद्भव बताना है इनमें से। तो देखिए ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ, ठीक है। जेठ को हम तत्सम में कहते हैं ज्येष्ठ, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट जेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं, इसमें से अनाथ का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए बेसहारा ये होता है, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है, लेकिन अनाड़ी जो होता है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता, तो सी पार्ट इसका राइट है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन, ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो 17 सितंबर को ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत में नामीबिया कहाँ पर है ये देश, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहाँ से जो है जंगली चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है, छोड़ा गया है, तो कूनो नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर छोड़ा गया। और ये किसके तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है लाया गया, प्रोजेक्ट
चीता, ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है इन चीतों को लाया गया है। और इसमें कितने चीते हैं, तो टोटल 8 चीतों को लाया गया है, उसमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, ठीक है। 5 मादा हैं और 3 नर हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत में चीता को कब जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो 1952 में जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 1952। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो इसमें से अगर हम देखें तो मंडला जिला बन गया है। मंडला जिला कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है। ये पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी रूप से साक्षर जिला है, ठीक है। अगस्त 2022 में बिसाहू लाल सिंह ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हो रहा है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्क करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर बांध पर जो है निर्मित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय जो है स्थापित किया जाएगा, तो ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक बुल्ला गांव है, वहां पर जो है ये मछली संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि भारत के पहले एक्वा पार्क का ये भाग होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया है, तो स्लेंडर लोरिस के लिए अगर हम बात करें इसमें तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2022 में पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1825 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें मुंबई में इनका जन्म हुआ था पारसी परिवार में, ठीक है। और ये स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले जो है ये थे दादा भाई नौरोजी को सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देश को स्वराज नारा दिया था, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही स्वराज नारा दिया था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत रूप से व्यवसायिक उद्यम क्या कहलाता है, जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सामान सस्ता खरीदता है तथा फिर उच्च कीमतों पर बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो व्यापारिक जो होता है, व्यापार एक प्रकार का व्यवसाय होता है जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से पैसा उत्पन्न करता है, जिसमें कम लागत वाले सामान को खरीदकर उच्च कीमतों पर जो है बात करें तो बेचा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट व्यापारी, क्या हो जाएगा, ए पार्ट व्यापारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का तथा मीनार 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित किसके द्वारा जो है निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद थी ये। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान के द्वारा निर्मित पहला शहर सामूहिक मस्जिद थी। तो आंसर इसका बी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो यह जेद्दा में स्थित है। जेद्दा कहाँ पर है, तो लाल सागर के तट पर स्थित है। सऊदी अरब का एक शहर का नाम है, ठीक है, सऊदी अरब शहर का एक नाम है जेद्दा, वहाँ पर जो है इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से, इसको आप लोग करिएगा और इसका PDF मैं जीके प्रिंस एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार ग्रीनलैंड का संबंध आर्कटिक महासागर है, उसी प्रकार इंग्लैंड का संबंध किससे है ये बताना है। तो ये भी जो है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का संबंध अटलांटिक महासागर किससे, उसी प्रकार हो जाएगा। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर जो है किस पर आधारित है ये बताना है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो किस पर आधारित होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में CPU का कौन सा इसमें से भाग नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CPU का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। तो CPU की अगर हम बात करेंगे भाग की, तो प्राइमरी स्टोरेज जो दिया गया है ये CPU का भाग नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें करेक्ट जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, जबकि इसमें रजिस्टर है और कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, ये सब सीपीयू के भाग हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है इसमें रैम और रोम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो जब सीडी और पेन ड्राइव और ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो फ्लॉपी डिवाइस ये होता है, माउस ये भी होता है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो पत्र तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? बात इसमें से बताना है। तो इसमें से अगर देखिए आंसर की बात करेंगे, कंपाइलर की अगर हम बात करें तो कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है, तो ये सही है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा में प्रोग्राम में अनुवाद करता है, भी सही है। यह प्रोग्राम के एजुकेशन में शामिल होता है, गलत है। एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, गलत है। एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता। यह अनुवादिक प्रोग्राम है, तो ये भी सही, अनुवाद का भी प्रोग्राम करता है। तो आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया होती है, तो ये सही है। बाकी तीनों गलत हैं इसमें। ठीक है, अधिगम दिया गया पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, तो गलत है। दिया गया यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। ये आवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंध करता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिमाण हैं, ये बताना है। तो विद्यार्थियों की अगर हम बात करेंगे स्पष्ट रूप से स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम, तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे प्रभाव यह पड़ता है कि अधिगम में यानी कि सीखने में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ठीक है, सार्थक सीखने को, लर्निंग को बढ़ावा देती है। इसमें से पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत समग्र मूल्यांकन, चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को इसमें से बढ़ावा देती हैं, ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा और तीसरा ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो है सार्थक अधिगम को सीखने के लिए बढ़ावा देती हैं, दोनों प्रथाएं। बाकी ये दोनों जो है पहला और चौथा गलत है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है इसमें से, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो शिक्षक की अगर हम बात करें तो अन्वेषण यानी कि रिसर्च एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के जो है जटिल अवधारणाओं की समझ को जो है सहज कर सकते हैं। तो आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को के एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित कर सकती है? इसमें से तो देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित, अगर प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाना है तो बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना पड़ेगा। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि का विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसमें से बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो शैशवावस्था और प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है उसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो होता है वो तीव्र गति से घटित होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? इनमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो एफ डी पार्ट हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें से व्यक्ति विभिन्नताओं के प्राथमिक कारण की अगर हम बात करें तो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक जो क्रिया होती है ये प्राथमिक कारण बनता है। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? इनमें से तो विद्यालय और मीडिया जो होता है वो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का जो उदाहरण है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बालक का परिवार, आस पड़ोस सामाजिक की प्राथमिक संस्था होती है। ठीक है, परिवार और आस पड़ोस के लोग। और इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यालय और मीडिया जो होती है वो सेकेंडरी संस्था होती है, भूमिका निर्वहन करते हैं। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को कब तक जो है, किस चरण तक जो है नृत्य के मूल लक्षणों से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार छात्रों को प्राथमिक चरण तक नृत्य यानी कि डांस के मूल लक्षणों से परिचित करवा देना चाहिए। तो प्राथमिक चरण आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को कौन से चरण में जो है औपचारिक दृढ़ता पर जोर दिए बिना सीखने योग्य विषय के रूप में पेश किया जाना चाहिए। तो विज्ञान को भी प्राथमिक चरण में ही औपचारिक दृढ़ता पर जोर दिए बिना सीखने योग्य के विषय में के रूप में जो है पेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्कूलों में निम्न में से किसे लागू किया गया था। तो 1986 के तहत अगर हम बात करेंगे तो इसमें से तो खेल और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योग शिक्षा को भी शामिल किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र शैक्षिक अध्यापन विज्ञान और पाठ्यक्रम सामग्री के अनजान हो तो यह उनके मन में हानि और की भावना भर सकती है, और किसकी भावना भर सकती है। तो यदि छात्र शैक्षिक अध्यापन विज्ञान और पाठ्यक्रम सामग्री से अनजान है तो वह उनके मन में हानि और अलगाव की भावना आ सकती है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अलगाव। नेक्स्ट, जब कौन से छात्रों को जो है विज्ञान में पर्यावरणीय धारणता के बारे में पढ़ाया जाता है तो इसे बाहर के वातावरण में पढ़ाने पर वह पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर के छात्रों को अगर हम बात करें तो पर्यावरण धारणता के बारे में बताना है तो पढ़ाया जाता है तो उससे बाहर के वातावरण में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए तय किसी शिक्षण दिन के 4 शिक्षण घंटों में से बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का समय दिया जाना चाहिए। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से प्री स्कूलों में पाई जाने वाली गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं है इसमें से। तो प्री स्कूलों में अगर हम देखें तो कौन सा है इसमें जो समस्या नहीं हो, तो माता पिता के सहयोग का अभाव, ठीक है, और ये जो होता है ये समस्या नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। बाकी अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रभावी अध्यापन, विज्ञान और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ये सारी जो है गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने और सीखने का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने और सीखने का मुख्य लक्ष्य की अगर हम बात करें तो स्वयं को समझना नहीं होना चाहिए होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व स्वतंत्रता काल के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार सबसे पहले कहाँ किस क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। तो भारत में पूर्व स्वतंत्रता काल के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार सबसे पहले शहरों में हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा जो होती है, शिक्षा की वो भाषा जो होती है, शिक्षा की वो भाषा जो छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ मिलती जुलती हो उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा या समावेशी भाषा। इसमें समावेशी भाषा दिया गया है। तो शिक्षा की वो भाषा जो छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ मिली जुली हो उसे हम समावेशी भाषा कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो शिक्षा की भाषा जो छात्र की मातृभाषा के साथ मिली जुली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सामग्री का उदाहरण क्या है जिसका उपयोग छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कलाकृतियाँ हैं, ठीक है। कलाकृतियों से जो है एक स्थानीय सामग्री का उदाहरण है जिसका उपयोग जो है छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानक कक्षाई शिक्षण के बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है इसमें से। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो दूरस्थ शिक्षा मानक कक्षाई शिक्षण के बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा कम खर्चीली होती है। दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है पाठ्य कार्यक्रम होता है, महत्वपूर्ण कार्य जो होता है पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो विजुअल लर्निंग जो है विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी जो है देश के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है 2 या अधिक भाषाओं की जानकारी जो है इसमें रखता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इनकी जनसंख्या है 20%, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो बच्चे औपचारिक संरचना के आवश्यक सामग्री या कार्यों से संबंधित नहीं हो सकते हैं वह क्या महसूस करते हैं। तो अगर हम बात करें उनका, तो जो बच्चे औपचारिक संरचना में आवश्यक सामग्री या कार्यों से संबंधित नहीं होते हैं तो वह अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं। तो अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को खोजकर्ता मानते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट है। साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास कौन सी आयु में दौरान बढ़ता है। तो 12 से 18 साल की उम्र में जो है मित्रता और सहभागिता का विकास छात्रों में बढ़ता है। ठीक है, किशोरावस्था में बालक तथा बालिका अपने समूह अथवा संगी साथियों को अपने परिवार, अध्यापक तथा विद्यालय से अधिक महत्व देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। यदि कोई तैराकी सीखना चाहता है तो उसे तालाब, नदी या स्विमिंग पूल में जाकर अभ्यास करना होगा। कोई सिर्फ किताबों में जो है तैराकी के नियम पढ़कर तैरना नहीं सीख सकता। यह तथ्य किसी भी तरह के लिए अर्जन के लिए सत्य है। और किस तरीके से, तो इसमें अगर देखा जाए तो यदि कोई तैराकी सीखना चाहता है तो उसे तालाब, नदी या स्विमिंग पूल में जाकर अभ्यास करना होगा। ठीक है, कोई सिर्फ किताबों की तैराकी के नियम पढ़कर तैरना नहीं सीख सकता। तो ये जो है, ये तथ्य जो है किसी भी तरह के जो है कौशल अर्जन के लिए सत्य है। कोई भी कौशल अर्जन या कोई भी स्किल के लिए जो है लागू होता है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय की यह दृढ़ मान्यता थी कि भारत को अपने उत्थान के लिए पश्चिमी ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। किसके द्वारा मान्यता था या किसके द्वारा बातें जो है सोची गई थी। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता या फिर बंगाल पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल के अधिक उम्र के बच्चे दूसरे लोग, खास तौर पर अधिक अनजान लोगों के बारे में ज़्यादा सीखने में सक्षम होते हैं। तो वह होते हैं 8 साल के बच्चे। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा थिएटर के लिए आसान सामग्री है, इसमें से कौन सा। तो देखिए, कहानियाँ जो होती हैं वो कक्षा थिएटर के लिए जो आसान पाठ्य सामग्री होती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने में को संवर्धित करता है क्या। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो आंसर की बात करेंगे तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विकास शुरू होता है, कहाँ से विकास शुरू होता है। तो विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रसव पूर्व अवस्था से जो है शुरुआत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास प्रसव के 4 महीने से पहले से ही शुरू हो जाता है। और इसके मुख्यतः जो है 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 चरण कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है कीटाणु मंच, दूसरा होता है भ्रूणावस्था और तीसरा होता है भ्रूण चरण। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो उसको अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये कथन जो है प्रस्तावित सिद्धांत पर है, किस सिद्धांत के प्रस्तावित आधार पर आधारित है। तो ये अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कथन जो है ये बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि के वितरण सिद्धांत। तो आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं और इससे क्या होता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इससे जो है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है एक चिंतन अनिवार्य रूप से। तो इसके आंसर की बात है तो एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता क्या सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो समानता व्यक्ति के रूप से सीखते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कीमा। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे उनको क्या बढ़ावा मिलता है।
तो अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार चीज़ें करने में तो ज्ञान के से संबंध एवं अंतरण का बढ़ावा मिलता है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अपसारी जिसको बहुविध कह सकते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, इस चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, और ये विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कठिन परिश्रम ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थी जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है सी पार्ट हो जाएगा, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का करना, ठीक है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किस पक्ष में आता है? तो व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गति के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सीखने के गति यानी कि कोग्निटिव क्षेत्र में आता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति जो है व्यवहार में भी सीखता है, अतः व्यवहार करना जो है सीखने का एक गतिक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक संचालन होता है। ठीक है, शारीरिक नियंत्रण है, दृढ़ीकरण है और अन्य शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है व्यवहार द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए जो है आवश्यक है और किसके लिए लाभदायक है? इसमें अगर देखा जाए तो इसकी ये होता है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए जो है होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसके अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में, अधिगम के रूप में जो है ये उजागर करता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों प्रयोग करती है? तो क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, इसलिए प्रयोग करती है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नैतिक यथार्थवाद, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जो है किसमें सहायता की आवश्यकता है? तो इस प्रकार के विद्यार्थी को अगर हम बात करेंगे तो भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है किसमें सहायता करती है? तो सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त जो है ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय कक्षा शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या होते हैं? तो समावेशी शिक्षा जो होता है ये अगर हम बात करेंगे उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर इसका हो जाएगा आनुवांशिकता संबंधी कारक जो होता है वो आंखों का रंग जो होता है यह होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों पर का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को जो है दर्शाता है? तो यह विकास के जो है व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो है शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक के विकास को आयाम देते हैं, आकार देते हैं, जैसे कि पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, ये सभी जो है वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में जो है किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता जो होती है उसके कारण जो है कुंठा की भावना का सामना करते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट।
डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित? तो डिसलेक्सिया जो होता है इसको कहते हैं पढ़ने से संबंधित समस्या जो होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या हो? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो अगर हम बात करेंगे तो लैंगिक समानता लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। तो आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास संवेदी प्रक चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन है हिंदी से, तो उसको देखते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट भाग 4 है। किस व्यंजन का उदाहरण जो है स्थान तालव्य होता है? का, झ, न और मा। इसमें से तालव्य व्यंजन क्या होता है? तो तालव्य का स्थान होता है झा का। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, झा का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना का जो उच्चारण स्थान है वो दंत होता है और माँ का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तेजाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब शब्द में देखा जाए तो यह द्रव्यवाचक की संज्ञा है। आंसर इसका जो है सी पार्ट। तेजाब एक प्रकार का द्रव होता है। और अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो वहाँ पे द्रव्यवाचक होता है, जैसे कि सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल, तेजाब, इस तरीके से। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग, अध्यापक शब्द है, इसका स्त्रीलिंग की बात करें तो अध्यापिका हो जाएगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो अगर हम बात करें इसमें देवी शब्द जो दिया गया तो देवी में गण का शब्द प्रयोग करके देवी गण नहीं बनाते हैं इसका बहुवचन। ठीक है, इसका बहुवचन होता है देवियाँ। क्या होता है? देवियाँ होता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट। बाकी नेतागण, भक्तगण, शिक्षकगण इस तरीके से इसका जो है बना सकते हैं बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आप शब्द जो है ये सर्वनाम आता है और ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 3 विशेषण टोटल हैं। धीरे अगर हम इसमें बात करेंगे तो 3 विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है डी पार्ट हो जाएगा। कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है। तो सौंदर्य है, सर्वोच्च ध्येय, तीनों जो है क्या है? जो है इसके विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला जो है सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। इसमें बताना है कि क्रिया के कौन से भेद है। तो इस वाक्य में अगर देखा जाए तो 2 कर्म किया गया है, एक गाय को और एक चारा। ठीक है, 2 है, गाय को एक है और एक चारा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे सीता से सुंदर से है तो से की बात करेंगे तो अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपादान कारक यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। जहाँ पे तुलना किया जाएगा किसी से तो वहाँ पर भी अपादान होता है। ठीक है, से वैसे वस्तुतः इसको प्रयोग किया जाता है जनरली अलग होने की परिस्थिति में। ठीक है, अलग होने के अतिरिक्त निकलने और इसके अलावा अलग होना तो सभी को पता है, लेकिन अपादान कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसके अतिरिक्त होता है इसमें निकलने या फिर सीखने या फिर डरने या फिर लजाने या फिर तुलना करने के भाव में भी किया जाता है। तो जहाँ पे तुलना कोई किया जाए वहाँ पर भी अपादान होता है। जैसे कि इसमें है राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना किया जाता है राम और सीता का। इस प्रकार यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य का काल बताना है कौन सा काल में है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इसमें अगर हम काल की बात करेंगे तो इसे पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल कैसे होगा? तो जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता बोध हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और अभी अभी कार्य जो है तुरंत समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद और लंबोदर। तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो है सी पार्ट जो होता है धनद,
ये जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये धनत जो होता है ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। बाकी विनायक, एकदंद, लंबोदर, ये सब गणेश का पर्यायवाची। ठीक है, भोगी का विलोम बताना है। भोगी का विलोम योगी होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द पूर्व प्रयोग करते हैं, अश्रुतपूर्व। ठीक है, अश्रुतपूर्व, ये इसका मतलब होता है जो पहले कभी ना सुना गया हो। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है इसमें से? तो उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो व्यापार शब्द में उपसर्ग नहीं लगा। उपसर्ग लगता है मूल शब्द के पहले, तो व्यापार शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। आंसर आपका इसमें करेक्ट बी पार्ट हो जाएगा। ई प्लस आ बराबर या, ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ये गुण संधि का प्रयोग होता है इस तरीके से। मैं आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। सर ये गुण संधि का नहीं, इसमें देखिए 113 में दोबारा देख लेते हैं। इसमें दिया है कि किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं लगा। तो देखिए अगर विरासत शब्द जो है, विरासत शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो ये पार्ट होगा। व्यापार में उपसर्ग लगा, व्यापार में वी प्लस बड़ा आ होता है, तो यहाँ पे वी जो शब्द है ये उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा विरासत। ठीक है, इसमें वी उपसर्ग है। और अगर हम बात करें वीक्षक, तो वीक्षक में भी वी उपसर्ग है। इसमें बी छोटी ई वाला बी है, इसमें बड़ी ई भी है। तो आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। ई प्लस या जो मिलता है बनकर या बनता है, ये यड़ संधि का हो जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता में कौन सा समास, मददाता में कौन मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में अगर देखेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तत्पुरुष समास मदमाता में है, जैसे कि जलचर, भास्कर और लेखक, सुखद शब्दों में उपपद अगर हम बात करें तो इसमें भी तत्पुरुष आता है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कहाँ पर? अशुद्ध वंश अंश कौन सा इसमें से? तो अशुद्ध अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? मैंने जो दिया गया है, मैंने, ये गलत है। ठीक है, मैंने गलत है, यहाँ पे मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो अशुद्ध कहाँ पर है? सर्वनाम संबंधी मैंने। गलत वर्तनी का कौन सा शब्द इसमें से? तो अधीन जो दिया गया है ये गलत है, अधीन नहीं होता। ठीक है, इसका शुद्ध वर्ड होता है अधीन। ठीक है, अधीन। तो इस तरीके से ये गलत है, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का पर्यायवाची पूछा गया है। परिवार का पर्यायवाची इसमें अगर देखा जाए तो कुटुंब, कुनबा, खानदान, ये तीनों होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कुटुंब। निम्नलिखित में से कौन सा राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, प्रजा, सेना। सेना जो होता है वो राजा का विलोम नहीं होता। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ पूछा गया, रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ होता है सत्य। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखें अगर तो दिया गया है कि किस व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान जो है तालब होता है। इसमें किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालब होता है। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो ही गया सब। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिएगा अब इंग्लिश के पोर्शन आ गया। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इसमें बताना है, कौन सा फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखेंगे सॉरी इसमें करेक्ट कौन सही रूप से लिखा हुआ, तो गैरेज शब्द जो है सही रूप से लिखा हुआ है। गैरेज मीन्स होता है मोटर खाना। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट है, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। बिगिनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये गलत है, BEG फिर INN होना चाहिए यहाँ पे, जबकि सिंगल एन है इसलिए गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का भी स्पेलिंग गलत है, EXPLANATION होना चाहिए, यहाँ AI करके, जो कि गलत है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो MAINTENANCE होना चाहिए, यहाँ पे AI लिखा हो, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना, कौन सा गलत रूप से लिखा, तो इसमें अगर देखा जाए म्यूनसिपल जो लिखा हो ये गलत है। ठीक है, म्यूनसिपल नहीं होता, यहाँ पे म्यूनसिपल होता है, MUNCI होता है, PAL करके, तो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ है? तो अगर हम देखते हैं सल्फेट जो लिखा हो ये गलत है। ठीक है, सल्फेट जो होता है SURFEIT होना चाहिए यहाँ पे, जबकि IET दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अजीर्ण या फिर अतिरेक जिसको कह सकते हैं।
फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि इसमें भी गलत बताना है कौन सा वर्ड है। तो पैसेज जो दिया गया है डी पार्ट में ये गलत लिखा हुआ है। पैसेज को हम लिखते हैं PASSAGE करके लिखते हैं, और यहाँ पे जबकि EGA है जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। इंडिजेंट का मीनिंग बताना है। इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निर्धन। तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पुअर यानी कि गरीब। निर्धन इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द ऑडियंस, द स्पीकर, आगे इसमें बीच में भरना हमें फ्रेजल वर्ब। तो इसमें अगर हम टर्न आउट लिख देंगे, ठीक है, टर्न आउट जो लिख देंगे जो कि ए पार्ट में दिएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर। टर्न आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। इसमें से करेक्ट वर्ड भरना है। ही डैश हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हैड नॉट गॉट नेसेसरी सर्टिफिकेट। इसमें से कौन सा जो वर्ड भरने से करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर विड्रा की पास्ट फॉर्म विड्रा भरा जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, बी पार्ट में दिया गया है। ए पार्ट में जो दिया गया है ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म इसका क्या है, विड्रा, EW होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव में बताना है। ठीक है, द PM वाज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक, ये इसका हमें जो है बताना है एक्टिव पैसिव के क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया वाक्य है ये एक्टिव है। इसमें द PM वाज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक, इसका ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव इन्फिनिटिव वर्ड दिया गया है टू हैव। ठीक है, टू हैव की संरचना जो होती है टू प्लस हैव बीन के रूप में करते हैं इन्फिनिटिव की, और इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपन बाय PM। द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपन बाय PM, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ बताना। इमिनेंट मीन्स होता है करीब। ठीक है, आसन या करीब, नज़दीक जिसको कह सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है नियर टू हैंड, या फिर आंसर इसका क्या हो जाएगा, नियर एट हैंड, इसका मतलब भी होता है करीब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैलिंग। गैलिंग का मीनिंग बताना। गैलिंग मीन्स होता है चिढ़ाने वाला। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग की अगर हम बात करें इरिटेबल होता है इसका अर्थ। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का हमें अर्थ बताना। पर्टिनेंट का क्या अर्थ होता है, पर्टिनेंट मीन्स होता है उचित, और इसका जो है अर्थ और क्या होता है, तो इसमें से देखा जाए तो रिलेवेंस मीन्स भी होता है उचित। ठीक है, या फिर अपोजिट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नैरो माइंडेड जो दिया गया इसका अर्थ होता है संकीर्ण और संकीर्ण भाव वाला। इसके बाद क्यूरियस जो दिया गया इसका अर्थ है उत्सुक यानी फिर जिज्ञासु कह सकते हैं। अपसाइड डाउन जो दिया गया इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त, उल्टा। फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इफ़ यू ट्राइड अगेन यू सक्सीड, यहाँ पे भरना है, हमें क्या भर दें जिससे करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड, यहाँ पे वुड भरना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप सेकंड होता है, और उसमें जो है इफ़ क्लाज में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन क्लाज में वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफ़ लगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इसके बाद यहाँ पे वुड करके जो है मेन क्लाज में भरा जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कौन सा गलत तरीके लिखा हुआ, तो इंस्टेबिलिटी जो लिखा हुआ है गलत लिखा है। INSTABLITY होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ये जो है ये गलत लिखा हुआ है इंस्टेबिलिटी। इसका अगर हम शुद्ध रूप से लिखेंगे तो INSTABILITY होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जबकि BLIU लिखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस। यहाँ पे भरना है टेंस, क्या भर दें जिससे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर। ठीक है, आई विश आई वर डेड। ठीक है, जहाँ पर इच्छा या फिर कल्पना ऐसा किया जाता है, जहाँ पे विश हो, कंडीशन हो, सपोजिशन हो, इस प्रकार के अगर भाव झलकता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब जो है वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, तो यहाँ पे विश की इच्छा क्या हो जाएगी, विश मीन्स अभिलाषा करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बनना है बार्सिलोना द वर्ड टू द माउंटजुइस स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब जो है अगर हम बात करेंगे तो क्या भर दिया जाए जिससे कि करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे वेलकम्ड
जो है भरना चाहिए, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट फॉर्म वेलकम का होता है वेलकम। अगला क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। वेयर डिड सीता बाय द हेड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस दिया गया। इसका पैसिव बनाते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिखेंगे प्लस वाज वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब लिखेंगे। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये फुलफिल करता है सी पार्ट। ठीक है, वेयर जो है इसे सेम में लिख देंगे वेयर, इसके बाद फिर वाज लिखेंगे, वेयर वाज द हेड, हेड जो लिखा है हेड बॉट बाय सीता। ठीक है, सब्जेक्ट को हम इस तरीके से अदर वर्ड करके बाई करके लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो ब्रेव का जो है अर्थ जो ये स्पेलिंग गलत लिखा है, इसका स्पेलिंग होता है BER। ठीक है, EAVE। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग होता है और इसका अर्थ होता है छीन लेना या फिर शोका कुल खोना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद चूजिंग करेक्ट वर्ड। दिस वन इज ऑफ द टू, यहाँ पे क्या भरते हैं जिससे करेक्ट हो जाए, तो रिक्त स्थान में द बेटर भरेंगे। ठीक है, दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, बेटर का प्रयोग क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य में जब तुलना किया जाता तो बेटर का प्रयोग करते हैं और यहाँ उस वस्तु को जो है निश्चित किया गया है, अतः यहाँ पे बेटर से पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, अपोजिट बताना है। दो क्वेश्चन 139 140 में। इन इग्नोरेंस का हमें जो है अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम बताना है। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता। ठीक है, इग्नोरेंस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, ज्ञान, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इंडोलेंट का भी हमें अपोजिट बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आलसी व्यक्ति। अब आलसी इंडोलेंट होता है तो इसका विपरीतार्थक के शब्द यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, लाइवली। ठीक है, लाइवली मीन्स होता है सक्रिय, फुर्तीला, रोचक, तीव्र। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन इसमें अगला मैथ से है, उसको आप लोग करिएगा, मैं इसका PDF दे दूंगा। अब देखते हैं पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का, आहार जाल क्या होता है ये बताना है। तो आहार जाल जो होता है वो आहार श्रृंखलाओं की एक अंतः ग्रंथित जाल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास जो है किस प्रतिरूप में होते हैं ये बताना है। देखिए, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अगर हम बात करेंगे तो कौन से प्रतिरूप में होते हैं, तो इसके अगर हम आंसर की बात, तो नदियों के डेल्टाई भूमि तथा पर्वत के पात प्रदेशों में जो है निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति जो है पंखे की भांति दिखाई देती हैं। तो आंसर इसका क्या जाएगा, पंखा प्रतिरूप, और इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। एक गिलास पानी पीने के लिए कितनी कैलोरी मिलती है। तो एक गिलास पानी की अगर हम बात करें तो पानी जो होता है वो कैलोरी फ्री होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 कैलोरी मिलती है। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है। भोजन का इनमें से एक प्रमुख अंग है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का प्रमुख अंग होता है। करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। महेश जो है कक्षा 4th के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त है। आप कौन सी गतिविधि, इधर देखिए ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, बी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ठीक है, इसके बाद इसमें सी है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों से के समूह बनाना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो हस्तपरक गतिविधि जो है सबसे उपयुक्त तरीका होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वो पूर्णतः सूख गया है, और कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है। इसमें से दिया गया है ए, बी और सी। इसके बाद हमें बताना है इसके आंसर। तो इसमें देखिए दिया गया है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास की स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी पार्ट, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हैं
और सी पार्ट प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो उचित जो कारण है वो हो जाएगा आपका ए और बी, यानी कि जो है उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को जो है अब सीमेंट से ढक दिया गया और बोरिंग पंप लग गए बहुत सारे, इसलिए जो है कुएं सूख गए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अपना अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वो अनेक सुरंगों को पार करता है। सुरंगें जो है कौन सी पर्वतों में है ये बताना है। तो ये सुरंगें जो है पश्चिमी घाट की पर्वतों में है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी क्रियाकलाप के लिए जो है समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो वो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो सभी विद्यार्थियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा ठीक नहीं है। तो वो होता है दूध पनीर। ठीक है, ये जो है खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं होता। बाकी कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, सेब, जैम ये सब जो है संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन दूध पनीर के संरक्षण ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। इसमें से बताना कि किस किस में बीज होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखते हैं टमाटर, ठीक है, टमाटर में होता, आलू में बीज नहीं होता, टमाटर में होता है, नाशपाती में भी होता है, ठीक है, चीकू में भी होता है, भिंडी में तो होता ही होता है, करेला में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें प्याज में नहीं होता, खीरा में भी होता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, किस किस में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इनमें सब में बीज होता है। तो इस तरीके से इसमें सब में बीज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पर टमाटर, नाशपाती और चीकू जो दिया गया ये आपका ये पेयर सही है। सॉरी, इसमें जो है राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये डी पार्ट है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला और खीरा, ये डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो इसमें अगर देखा है तो यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल किस प्रकार, कौन सा अम्ल होता है चींटी के डंक में पाया जाता है अम्ल, उसको हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। हेमोग्लोबिन की संगठक धातु कौन सी होती है। तो वो होती है एफी, फेरन, इसको कहते हैं कि लोहा, जिसको कहते हैं आयरन। ठीक है, तो एफी इसका होता है संकेतक चिन्ह। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हमको एंटीसेप्टिक क्रीम या दवाइयाँ किस बॉक्स में रखनी चाहिए। तो एंटीसेप्टिक क्रीम और दवाइयाँ जो है फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हमको एक जगह से दूसरे जगह क्या करने हेतु जो है वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यात्रा करने के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रेगिस्तान में यात्रा करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जंतु कौन सा है। तो वो होता है सर्वाधिक ऊंट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको किस प्रकार की वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें से देखा जाए तो तेज धार वाली वस्तुएं, धारा नहीं है धार होना चाहिए, तेज धार वाली वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वायु परिवहन का साधन नहीं इनमें से। तो देखिए बोट जो होता है वो वायु परिवहन यानी उड़ नहीं सकता। बोट जो होती है वो पानी में चलती है। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो था ये पूरा देख लिया गया, हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका लास्ट एक प्रैक्टिस सेट बचा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10, उसको भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप लोग वहाँ से उसको पूरा कंप्लीट एक साथ देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।